Children, in the previous video I explained you Lorentz force, according to which the force on charged particle in magnetic field is given as F equals to QVB sin theta, where F is the force, Q is the magnitude of charge, V is the velocity, B is the magnetic field, and theta is the angle between velocity and magnetic field. Here we are considering two special cases when the charged particle enter into the magnetic field in parallel direction or in anti-parallel direction. For parallel direction, theta equals to 0 and sin 0 is 0. Or for anti-parallel direction, anti-parallel means magnetic field and velocity are in opposite direction. So angle between them is 180 degree. तो साइन 180 इज ऑल्सो 0. तो पैरेलल में या एंटी पैरेलल में जब थीटा 0 हो या 180 डिग्री हो, साइन 0 0 होता है, साइन 180 0 होता है. इस वजह से लॉरेंज फोर्स का वैल्यू 0 आ रहा है, एफ का वैल्यू 0 हो रहा है, जिस कारण से चार्ज पार्टिकल एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है. इसके पाथ में कोई डेविएशन नहीं होता है. लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल एक ऐसे एंगल पे एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में जो ना 0 के इक्वल हो, ना 90 डिग्री के इक्वल हो, ना 180 डिग्री के हो, इसके अलावा किसी भी एंगल पे वो एंटर करता है, जैसे इस डायग्राम में देखिए मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड में है और इससे थीटा एंगल पे चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है. तो उस कंडीशन में जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो ये इस तरह से हेलिकल पाथ को फॉलो करता है. हेलिकल पाथ यानी स्प्रिंग लाइक पाथ. तो ये एक स्पेशल केस है. टोटल में 3 स्पेशल केस हैं जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर करता था, यानी थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता था, तब वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है. थीटा का वैल्यू 0 या 180 डिग्री है तो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है. और यदि थीटा का वैल्यू 0, 90, 180 के अलावा है तो उस कंडीशन में ये हेलिकल पाथ को फॉलो करता है. तो इन एंगल पे बेस्ड आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो ये 3 फैक्ट का आप ध्यान रखिएगा. Biot-Savart law. The magnetic field produced by small segment of conductor depends upon. इस Biot-Savart law के हेल्प से हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि कोई स्मॉल सेगमेंट, कंडक्टर का एक स्मॉल सेगमेंट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और किस तरह से डिपेंड करता है. जैसे यहाँ डायग्राम में आप देखिए, ये Mn एक कंडक्टर है, उसका एक स्मॉल सेगमेंट लिया AB जिसका लेंथ इनफाइनेटली स्मॉल है, तो AB लेंथ DL के इक्वल शो किया गया है. अब इस स्मॉल सेगमेंट AB के कारण जिसका लेंथ DL है, P ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर जो R डिस्टेंस पे है एट एंगल थीटा, P इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट एट डिस्टेंस R एंड इट इज मेकिंग एंगल थीटा विद द स्मॉल सेगमेंट AB. तो इस P पॉइंट पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना है और वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये यहाँ पे बताया गया. तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्योंकि स्मॉल सेगमेंट की वजह से तो इसको हम dB से डिनोट कर रहे हैं. D जहाँ पे प्रीफिक्स लगता है वो इंडिकेट करता है इनफाइनाइट स्मॉल, यानी dB जैसे लिखा है तो इनफाइनाइट स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, DL इनफाइनाइट स्मॉल लेंथ. So according to Biot-Savart law, the magnetic field is directly proportional to the current flowing through the segment, that is dB proportional I. The magnetic field is also proportional to the length of the segment, यानी dB is proportional to DL. जितना ज़्यादा सेगमेंट का लेंथ होगा उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. फिर एंगल बिटवीन सेगमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ P, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P और सेगमेंट के बीच के एंगल पे डिपेंड करता है. dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा. एंड फोर्थ फैक्टर इज द डिस्टेंस. dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर. ग्रेटर इज द डिस्टेंस, स्मॉलर इज द मैग्नेटिक फील्ड. इन चारों फैक्टर्स को अगर हम कंबाइन करके लिखें तो इसे लिख सकते हैं dB is proportional to I dl sin theta upon r square, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन यूज किया तो dB इक्वल्स टू k I dl sin theta upon r square. यदि फ्री स्पेस है तो उस k को हम
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से रिप्लेस कर सकते हैं। ये एक फिक्स वैल्यू होता है, तो उस केस में डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर के फॉर्म में आता है। इस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू 10⁻⁻7 होता है, तो आप चाहे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिख लें के प्लेस में, या 10⁻⁻7 लिख लें। और यदि हम क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये तो यहाँ पे इसे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा है। यदि हम इसे वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो वेक्टर डी बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर डी एल अपॉन आर क्यूब। ये बायोट-सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ये फर्स्ट फॉर्म यानी स्केलर फॉर्म यूज़ करते हैं, और इसके हेल्प से अलग अलग शेप के कंडक्टर्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। जैसे स्ट्रेट कंडक्टर है, या सर्कुलर कंडक्टर है, या कॉइल शेप में है, सोलेनॉइड है, तो इन सब केसेस में हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं बायोट-सेवर्ट लॉ के हेल्प से। यानी ये बेसिक फॉर्मूला हमें कई जगह यूज़ में आएगा। तो अभी हम लोग जो फर्स्ट इसका यूज़ देखने जा रहे हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, उसके कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ये फाइंड आउट करना है। जैसे डायग्राम में देखिए, एन एम एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, और एक पी ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालने के लिए पहले हम एक स्मॉल सेगमेंट ए बी ले लें ताकि हम बायोट-सेवर्ट लॉ अप्लाई कर सकें। सो ए बी इज स्मॉल सेगमेंट ऑफ लेंथ डी एल एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। दिस ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। फ्रॉम पॉइंट ओ द डिस्टेंस ऑफ पी इज स्मॉल आर and it is making angle theta with the small segment. इसके अलावा एक यहाँ पे एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन किया गया कि P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन कंडक्टर Mn। तो ये PC एक परपेंडिकुलर है, सो दिस एंगल इज 90 डिग्री। अब यहाँ पे एक एंगल हमने कंसिडर कर दिया, एंगल CPO। इस एंगल को फाई लिया एंड कंडक्टर का अपर एंड और कंडक्टर के लोअर एंड को P से ज्वाइन किया, और एंगल MPC को एंगल φ1 लिख दिया। इसी तरह एंगल NPC को एंगल ये φ2 लिख दिया, और एंगल CPO ये फाई एंगल यहाँ पे लिया। अब हम इस स्मॉल सेगमेंट ए बी की वजह से पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं बाय यूजिंग बायोट-सेवर्ट लॉ। तो बायोट-सेवर्ट लॉ के कारण की वजह से पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ रहा है ये आ रहा है डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। इसे इक्वेशन 1 करके छोड़ दिया। अब अगर हम पूरे कंडक्टर स्ट्रेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें तो हमें इसे इंटीग्रेट करना होगा। लेकिन जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो आप इस डायग्राम में देखिए, हमें m से लेके n तक ये पूरे कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो जब आप उस टर्म को इंटीग्रेट करते हैं तो ये r का वैल्यू चेंज होता है। जैसे सेगमेंट अलग अलग पोजीशन में लें तो r का वैल्यू वेरी कर रहा है, तो एक वेरिएबल यहाँ पे r आ गया। सेगमेंट की पोजीशन बदलने से ए बी जो सेगमेंट है इसकी अलग अलग पोजीशन लेने से ये थीटा का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो दूसरा वेरिएबल थीटा आ गया। और जब आप कंडक्टर n से लेकर m तक कंसीडर कर रहे हैं तो ये लेंथ dl, लेंथ ऑफ सेगमेंट भी वेरी कर रही है। यानी इस एक्सप्रेशन में 3 वेरिएबल हैं, एक है dl, एक है थीटा और एक है r स्क्वायर यानी r। और जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो केवल एक वेरिएबल होता है, तो एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पॉसिबल है। तो हम किसी मेथड से पहले इन 3 वेरिएबल को एक सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और ये जो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल लेने जा रहे हैं ये फाई के फॉर्म में होगा, जो डायग्राम में आपको पहले बताया गया था। आपको किसी भी तरह से इन 3 वेरिएबल्स को यानी dl को, थीटा को और r को
फाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम यहाँ पे थीटा को फाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए ट्राइंगल सी पी ओ देखिए आप, यह है ट्राइंगल सी पी ओ। इसमें एक एंगल है 90 डिग्री, एक एंगल है फाई, एक एंगल है थीटा। यानी 90 प्लस फाई प्लस थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, या 90 को शिफ्ट किया तो थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये दो एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल होगा। अब दोनों तरफ थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस फाइव है, अब दोनों तरफ साइन लिया तो यार साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस फाइव। लेकिन साइन 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉस ए होता है, तो साइन 90 माइनस फाइव इक्वल्स टू कॉस फाइव हो जाएगा। यानी कि साइन थीटा कॉस फाइव के इक्विवेलेंट आ रहा है। हम इस इक्वेशन 1 में साइन थीटा को यानी थीटा को फाई के फॉर्म में रिप्लेस कर सकते हैं। अब बचे हमारे पास dl और r स्क्वायर, इनको भी हमें किसी तरह से फाई के फॉर्म में लाना है। तो एक बार फिर ट्राइंगल सी पी ओ यूज़ किया जा रहा है। ट्राइंगल सी पी ओ में कॉस फाई निकाल रहे हैं। सी पी ओ में कॉस फाई निकाले, कॉस थीटा निकालते तो क्या होता है, फिर थीटा इंक्लूड होता है, जबकि हमें थीटा नहीं चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे कॉस फाई निकाल रहे हैं। और कॉस फाई के हेल्प से हम इस r, ये जो वेरिएबल r है, इसे रिप्लेस करेंगे। तो ट्राइंगल सी पी ओ में देखिए, आपको एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लेना है जिसमें r आता हो, क्योंकि r हमें रिप्लेस करना तो r आना चाहिए। और दूसरा, ये जो डिस्टेंस है सी ओ, जो यहाँ पे डायग्राम में l मार्क की गई है, ये डिस्टेंस ना है क्योंकि ये खुद भी वेरिएबल है। ये C से इस मिड ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, मिड ऑफ द ए बी पॉइंट, ए बी सेगमेंट वेरिएबल है, क्योंकि ए बी हम अलग अलग पोजीशन में लेंगे तो O की पोजीशन चेंज होगी, यानी L खुद वेरिएबल है। तो L ना आए, R आए, और ये C से लेके P तक का डिस्टेंस यानी स्मॉल a आए, क्योंकि ये कांस्टेंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द स्टेट कंडक्टर, तो ये कांस्टेंट है। तो हम a और r को यूज़ करें, थीटा को यूज़ ना करें, l को यूज़ ना करें, फाई को यूज़ करें। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कॉस फाई होता है, यानी कि a अपॉन r इक्वल्स टू कॉस फाई, या r इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए a अपॉन r इक्वल्स टू कॉस फाई, या r के फॉर्म में लिखेंगे तो a अपॉन कॉस फाई, और a अपॉन कॉस फाई को लिख दिया a सेक फाई। यानी बायोट सेवर्ट लॉ में जो एक वेरिएबल r था वो भी रिप्लेस हो जा रहा है a सेक फाई से। a तो कांस्टेंट है और वेरिएबल फाई के फॉर्म में आ गया। यानी अब तक हमने थीटा को और r को फाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास बच रहा है केवल dl, जिसे हम फाई के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इस L को, इस ट्रायंगल सी पी ओ में L को यूज़ करेंगे, A को यूज़ करेंगे और फाई को यूज़ करेंगे, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लेंगे। हमें ये L यूज़ करना है, ये सी पी साइड यूज़ करना है, यानी स्मॉल a यूज़ करना और फाई यूज़ करना है। मतलब ट्रायंगल सी पी ओ में हमें परपेंडिकुलर यूज़ करना और बेस यूज़ करना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज 10 फाई, L अपॉन A इक्वल्स टू 10 फाई, और इसे फिर डिफ्रेंशिएट करके L को हम DL के फॉर्म में ले आते हैं। ट्रायंगल CPO में 10 फाई आ रहा है L अपॉन A, या L इक्वल्स टू A 10 फाई के फॉर्म में। दोनों साइड को अगर हम फाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, इस लेफ्ट साइड और राइट साइड को फाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो LHS में लिखेंगे d बाई डी फाई ऑफ A 10 फाई इक्वल्स टू DL अपॉन डी फाई। A इज कॉन्स्टेंट, 10 फाई का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर फाई, तो A सेक स्क्वायर फाई इक्वल्स टू DL बाई डी फाई। क्रॉस मल्टीप्लाई किया डी फाई का तो आ रहा है DL इज इक्वल्स टू A सेक स्क्वायर फाई डी फाई, यानी जो तीसरा वेरिएबल DL था वो भी फाई के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो अब हम R साइन थीटा और DL का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो ये एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है यहाँ पर dB इक्वल्स टू
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ये आपको dl का वैल्यू मिला a sec स्क्वायर फाई डी फाई, ये साइन थीटा का वैल्यू मिला cos फाई, और डिनोमिनेटर में r स्क्वायर था तो r स्क्वायर रिप्लेस हो गया a sec फाई होल स्क्वायर से। इसको थोड़ा सा भी सिंप्लीफाई किया तो dB इक्वल्स टू आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन a, ये न्यूमेटर में sec स्क्वायर फाई, डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर फाई कैंसिल हो गया, ये cos फाई न्यूमेटर में बच रहा तो ये cos फाई लिखा, ये d फाई न्यूमेटर में बच रहा तो ये d फाई लिखा। ये आया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल सेगमेंट। अब हमें पूरा स्टेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो प्रॉपर लिमिट के साथ उसे इंटीग्रेट करते हैं। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एंटायर कंडक्टर दोनों तरफ इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेशन dB इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -φ2 टू φ1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन a cos फाई डी फाई। यहाँ पे -φ2 लेने का रीज़न ये है कि बेस लाइन के ऊपर का अगर एंगल आपने पॉजिटिव लिया है तो बेस लाइन के नीचे का एंगल आपको नेगेटिव लेना है। किसी एक एंगल को पॉजिटिव तो दूसरे एंगल को उसमें अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव लेना है। तो एक में ये जो डायग्राम था, इस डायग्राम में एक एंगल पॉजिटिव और एक एंगल नेगेटिव लिए गए क्योंकि एक बेस एंगल के ऊपर है और एक बेस एंगल के बेस लाइन के नीचे है। अब इसे हम इंटीग्रेट करें तो आप देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, ये तो कांस्टेंट टर्म्स से बाहर हो गए। इंटीग्रेशन हो रहा है cos फाई का इंटीग्रेशन होता है sin फाई, और अपर लिमिट φ1 लोअर लिमिट -φ2 मेंशन कर दी गई है। अब यहाँ पे लिमिट को पुट कर रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर sin φ1 माइनस साइन -φ2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो फाइनल एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन a साइन φ1 प्लस साइन φ2। इसे इक्वेशन 5 कर दिया गया है। अब इसी का हम स्पेशल केस लें कि अगर इनफाइनेटली लॉन्ग कंडक्टर हो तो ये जो φ1 और φ2 ये दोनों वैल्यूज़ हैं 90 डिग्री हो जाते हैं, क्योंकि जैसे हम कंडक्टर का लेंथ इनफाइनाइट करते हैं तो ये एंगल ऐसा बढ़ने लगेगा, यहाँ पे φ1 और यहाँ नीचे में φ2 बढ़ने लगेगा और बढ़ते बढ़ते दोनों की न्यूमेरिक वैल्यू 90 डिग्री हो जाएंगे फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। तो उस कंडीशन में साइन φ1 को हम 90 डिग्री साइन 90 से और साइन φ2 को भी साइन 90 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो साइन 90 प्लस साइन 90 यानी 1 प्लस 1 तो ये 2 आ गया। तो एक्सप्रेशन आएगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन a फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। सेकेंड स्पेशल केस लिया जा रहा है कि इफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाइज एट इन फ्रंट ऑफ वन एंड ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की किसी एक एंड के जस्ट सामने में ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो तो उस कंडीशन में एक एंगल 0 हो जाएगा। तो केवल एक ही एंगल बचेगा, जैसे साइन φ1 प्लस साइन φ2 था तो उसमें से किसी एक एंगल को हम 0 कर देंगे तो साइन 0 0 हो जाता है और दूसरा बस बच रहा है। तो वहाँ पे एक सिंगल एंगल है तो हम वहाँ पे साइन फाई का टर्म लिख के ऐसा कर सकते हैं b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई। दिस इज अ केस व्हेन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज लाइंग in front of one end of the conductor.